10 में से 8 युवाओं को अगर आप लाइन में खड़े करके पूछेंगे कि अब आपको क्या करना है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो वो उनका जवाब होगा कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यानी प्रशासनिक सेवा में सेवा देनी है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद बहुत देर हो जाती है। उसके बाद फिर आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, सामाजिक प्रेशर होता है कि भाई कोई जॉब करो, कुछ अच्छा ढूंढो, तो फिर आप तैयारी में ज़्यादा समय दे नहीं पाते हैं। इसलिए आपको तैयारी बहुत पहले से शुरू करनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ रांची का एक इंस्टीट्यूट जो कि लालपुर में है, स्तंभ एकेडमी, वो आपके सामने आ गया है। स्तंभ एकेडमी में अब आपको बहुत नीचे क्लास से, यानी कि 6 क्लास से ही यूपीएससी की तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाएगी। हम इस वक्त स्तंभ सिविल एकेडमी में ही हैं और हमारे साथ इस एकेडमी के डायरेक्टर पिंकेश आर्यन हैं। हम इनसे समझेंगे कि कैसे। अच्छा पिंकेश जी, क्यों 6 क्लास से ही कैसे क्यों तैयारी करवाना है, क्या कॉन्सेप्ट के साथ ये आए हैं आप? जी मैम, जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो काफ़ी लेट हो चुका था। मैं ऑलरेडी उस समय जॉब में था, मैंने बीटेक कर लिया था और कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि अगर मैं पहले से ही इसके बारे में जानकारी होती मुझे और अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो निस्संदेह आज मैं आईएएस ऑफिसर होता। मैंने 2 बार इंटरव्यू फेस किया, लेकिन मुझे लगा कि हाँ, जब तक देखिए ऐसा है कि जनरली बच्चों की क्लास में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इन सब पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है और सेम रुचि मेरी भी थी। मुझे मैथ्स और साइंस पे ज़्यादा इंटरेस्ट था और हिस्ट्री को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता था कि वो लगता ही नहीं था कि कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जबकि वो बाद में मुझे पता चला कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है आगे के जॉब्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए या और भी अन्य कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आपको पता है कि हिस्ट्री, सिविक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लाया है कि बच्चे को बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। वीक में सिर्फ एक दिन, संडे के दिन, छुट्टी के दिन उनको थोड़ा सा बताया जाए। सेम ही उनके स्कूल का ही सिलेबस होगा, लेकिन वो एक डिफरेंट स्टाइल में होगा ताकि उनको रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं दी जाए, बल्कि वो समझदारी पे ध्यान दें, वो समझने की कोशिश करें ताकि फ्यूचर में उनको कभी एक तो इंटरेस्ट जाग जाए और दूसरा कभी इन सब सब्जेक्ट से बोर और डर महसूस ना हो। जी, मान लीजिए कोई एक नॉर्मल सा बच्चा है, 6 क्लास में पढ़ रहा है, अब उसको अभी से घर वालों ने बता दिया या उसके दिमाग में खुद ही आ गया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, अब वो कैसे आपके थ्रू कैसे जुड़े? जी, वो मेरे संस्थान में आ सकता है बच्चा अपने पेरेंट के साथ। पेरेंट 1-2 मैं उनको एक संडे के संडे मैं क्लास रखता हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि उनको वीक में ऑलरेडी प्रेशर होता है, स्कूल जाते हैं वो, तो संडे के दिन मेरे पास आके वो चीज़ों को सीख सकते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री में लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन ही पढ़ते हैं, तो बस क्या होता है ना, जनरली स्कूल में सिर्फ लोग रटने पे ध्यान देते हैं, मार्क्स लाने पे ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश कम ही बच्चे करते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि उन्हीं सब चीज़ों को एक डिफरेंट तरीके से समझाया जाए, मैप के तरह समझाया जाए। मैप के थ्रू मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड पे उनकी क्लास होगी, उनको ये सिखाया जाएगा मैप के थ्रू लिंक करके कि हाँ भाई यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे मोहनजोदारो है, अगर वो इंडस नदी के अलोंग थी तो फिर लोकेशन पता चल जाता है, जिससे उनके दिमाग में एक इम्प्रिंट बन जाता है। फिर वो चीज़ों को समझने लगते हैं और फिर वो रटने पे ध्यान नहीं देते बल्कि समझने पे ध्यान देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है आजकल के बच्चों में कि उनमें राइटिंग स्किल्स बहुत पुअर होता जा रहा है। तो राइटिंग स्किल्स चूँकि पुअर होती जा रही है, तो हमारा फोकस यहाँ पे ये भी है कि उनको धीरे धीरे क्रिएटिव राइटिंग भी करवाया जाए। जैसे कि हर दिन जब संडे को वो आएंगे तो मैं उनको होमवर्क दे दिया करूँगा कि थोड़ा 500 वर्ड में एक एस्से लिख दीजिए, या फिर जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं उसको बस अपने शब्दों में लिखिए। तो इससे क्या होता है ना, जब भी आप कुछ नई लिखते हैं तो बेसिकली आप नई चीज़ क्रिएट करते हैं अपने से जब लिखते हैं, तो क्योंकि वो किसी का कॉपी नहीं होता। और जब भी आप नई चीज़ें अपने से क्रिएट करते हैं तो वो एक क्रिएटिव लर्निंग है, जिससे कि आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है और धीरे धीरे आप एक लंबे सफ़र के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मतलब जो सिलेबस उनका वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उसी को और विजुलाइज फॉर्म में
बिल्कुल 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 ऐसा ही प्लान है, और उनको थोड़ा विजुअल फॉर्म में, थोड़ा ग्राफिक फॉर्म में, और उसको इंटरेस्टिंग बना के, उनको समझा के। जो चीज़ मुझे लगता है हमारे स्कूल में हमें उस तरह से नहीं पढ़ाया गया था, ना ही अभी भी नहीं पढ़ाई होती। और पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि वो भी, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सिर्फ नंबर पे ध्यान देते हैं। और नंबर पे ध्यान देने का मतलब होता है कि बच्चे जो मैम स्कूल में लिखवा रही हैं, बच्चे वही लिख के आते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, नंबर तो ले आते हैं लेकिन नॉलेज बेस उनका पुअर हो जाता है। जैसे ही वो अगले क्लास में जाते हैं पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। अब पिंकेश जी के बारे में आपको बताएं कि ये खुद ही यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं और 2 बार इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, यानी कई लेवल्स को पार करना होता है और उसे फेस करते हुए इंटरव्यू तक गए, लेकिन वहाँ कुछ अंक के कारण नहीं उनका सिलेक्शन हुआ, यानी ऑफिसर बस नहीं बन पाए। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कब से तैयारी शुरू की आपने और कैसे वहाँ तक पहुँचे? जी मैम, शुरू से बताता हूँ। मैं झारखंड के सबसे सुदूरवर्ती ज़िले से, साहिबगंज से हूँ। ठीक है, मैंने अपने 10th जी संथाल परगना में भी सबसे कोने वाले ज़िले से, समझ लीजिए गंगा नदी बहती है, बाद में तो बिहार स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई वहाँ से करी, सेंट जेवियर से। उसके बाद मैं 11th 12th रांची से ही किया हूँ, डीएवी शामली से। इसके बाद मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, जिसके बाद मैं सीएससी में जॉब किया, उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में जॉब करा, बालासोर में था। शायद आपको पता होगा बालासोर, जहाँ से मिसाइल्स लॉन्च होती हैं, मैं वहीं पे था, और हमारे ही ग्रिड से सप्लाई जाती थी उनको। इसके बाद मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी था, लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि छोटे ज़िले से था तो मेरे अंदर वो ललक थी कि हाँ, आज न कल मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, क्योंकि जॉब थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती है। अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस ना हो तो काम करना थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। तो मैंने डिसाइड किया, तब मैंने ऑलरेडी, जब मैं जॉब में था तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को जाना है। तो फिर मैंने लगातार अटैम्प्ट किए। पहला अटैम्प्ट तो मैंने जॉब में रहते हुए ही दिया, और पहले ही अटैम्प्ट में मेरी पीटी निकल गई थी, तो इससे मुझे बूस्टअप मिला। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं डेडिकेटेड तैयारी करूं तो शायद मैं निकल पाऊंगा। तो इसके बाद की जर्नी आपको पता ही है, मैंने 5 बार लगातार पीटी निकाला, 2 बार मेंस दिया। अनफॉर्चुनेटली कुछ नंबरों से रह गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं रह गया तो कम से कम मेरे राज्य के दूसरे एस्पिरेंट्स जो हैं, जो कि इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, कम से कम उनको गाइड करूं, वो मेरी गलतियों को ना करें जो मैंने करी। और इसीलिए मेरा कॉन्सेप्ट है कि शुरू से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताता रहूं, और जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में है तो उनके लिए तो हमारी पूरी टीम है, हमारा पूरा डेडिकेटेड सर्विस है जो उनको हम दे सकते हैं, ताकि वो फाउंडेशन से लेके, मतलब स्टार्ट से लेके इंटरव्यू तक हैंड होल्डिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, मतलब आपको इंटरव्यू देने के बाद ये पता चला कि बहुत कम एज में शुरुआत करनी पड़ती है। हाँ, आप अगर एग्ज़ाम्पल देखें, मिस टीना दाबी का जो पहले ही अटैम्प्ट में निकाल ली थी, तो वैसे तो मेरा उनसे कभी मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मैंने मीडिया में पढ़ा है कि उनकी तैयारी तो 1 साल पहले ही हो गई थी। वो वेट कर रही थी कि वो 21 साल की हो तब जाके वो सर्विसेज में घुसें। तो आप इमेजिन करिए कि अगर वो 21 में घुस रही हैं सर्विस में, तो उन्होंने अपनी तैयारी क्या 1 ही 2 साल पहले करी होगी। तो हमारे बच्चे झारखंड के क्यों नहीं कर सकते हैं? इतना टैलेंट है हमारे यहाँ। तो इसी कॉन्सेप्ट पे मेरा ये नया एंडेवर है। मतलब लोगों को धारणाएं चेंज करनी होगी कि ग्रेजुएशन के बाद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद इमेजिन करिए ना, आपको मिनिमम एज 21 दिया जाता है, मान लीजिए रिटायरमेंट एज 60-62 जो भी है, तो अगर आप 21 में घुसती हैं, आप कितने दिन जॉब करेंगी? 39 ईयर्स। अगर आप 30 में घुसते हैं तो कितने दिन करेंगे? तो आपके प्रमोशन होते और टॉप पोजीशन जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, एकदम ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। तो और ऐसी गलती क्यों करें? और ऐसे भी जब आप 25-26 के होने लगते हैं तो एक अलग तरह का प्रेशर होने लगता है घर से। सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है घर से कि पहले अगर लड़का है तो उसे तो कमाने का प्रेशर हो जाता है, घर चलाना है। लड़की है तो शायद उनके माँ बाप शादी का प्रेशर बनाएं, जो बात फैक्ट है, जीवन की यही सच्चाई है। तो फिर उस एज में उस प्रेशर के साथ सक्सेस रेट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर आप पहले से ही कर लें और कुछ स्पेशल लोड नहीं दे रहा है उस पर हम लोग बच्चों पे, अगर बस वही सब चीज़ों को थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में अगर अभी से सीख लें तो डेफिनेटली फ्यूचर में उनको फ़ायदा होगा, चाहे वो कोई सा भी फील्ड जाए। एक स्मार्ट बॉय या स्मार्ट गर्ल की क्या ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, और हमारा एम वही है। और देखिए, स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। अगर आपके पास नॉलेज बेस है तो आप अपने आप ही कॉन्फिडेंट और स्मार्ट बन जाएंगे, और मेरा उद्देश्य यही है
कि हमारे यहाँ झारखंड के बच्चे स्मार्ट बने ताकि वो पूरी दुनिया में जिस भी फील्ड में जाना चाहें अपना नाम कमाएं। आप तो बहुत जगह से इंडिया के कोने कोने से कहीं कहीं से घूम कर आ गए हैं, बाकी शहरों में क्यों नहीं आपने खोला अपना इंस्टीट्यूट, रांची क्यों? देखिए, चूँकि मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड के प्रति मेरा एक प्रेम तो है ही, प्लस मैंने अपनी 11th-12th भी यहीं DAV शामली से करी हुई है। और मुझे लगा कि यहाँ पे हैं काफ़ी बच्चे में टैलेंट है जिनको अगर मैं सही मार्गदर्शन दूँ तो वो झारखंड का नाम रोशन करेंगे। इन एनी केस झारखंड से जो सक्सेस रेट है या क्वालिफाइंग रेट है वो एज़ कम्पेयर टू बिहार या उत्तर प्रदेश या इनफैक्ट अभी हरियाणा से भी कंपेयर कर लें तो थोड़ा कम ही है। तो फिर हमारे राज्य के बच्चे क्यों नहीं आगे बढ़ें, तो इसलिए मैंने रांची को अपना कर्मभूमि बनाया हुआ है फ़िलहाल। अच्छा, UPSC के साथ साथ झारखंड के बच्चे कोशिश करते हैं कि वो JPSC भी क्रैक करें, उसके लिए भी कोई तैयारी करवाई जा रही है? जी, अभी जैसे कि मीडिया में काफ़ी आप लोगों ने सुना भी होगा, शायद 11वीं JPSC का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो हमारे पास पूरी टीम है जो कि आपको इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में बैचेस चलेंगे और सेपरेट बैचेस भी चलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश के साथ बिठाया, दोनों को सेपरेट बैचेस में। हमारे पास सेपरेट डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम की टीम है और हिंदी मीडियम की टीम है। और हमारे साथ काफ़ी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो कि झारखंड पे काफ़ी सारी किताबें लिख चुके हैं, जैसे राजीव रंजन सर हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करवाएंगे जिससे आपके सफलता के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बच्चों को पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत है कि हम यहाँ आएंगे तो हमें इतनी फ़ीस, उतनी फ़ीस, महंगे बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। पैसे की आपको टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पे। अगर हमारा तो ये कहना है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए तो निःशुल्क दे रहा हूँ मैं, और वैसे भी जो केपेबल हैं उनके लिए भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि उनके पॉकेट में होल हो जाए। एज़ कम्पेयर टू जितना उनको फ़ायदा हो रहा है उसके बेनिफिट में मेरा उद्देश्य यहाँ पे एक्चुअली में पैसे कमाने का नहीं है। मैं शुरू से शिक्षा में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी भी दुमका यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, तो मैंने देखा हुआ है अपने घर में कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। तो हम पैसे के पीछे नहीं जा रहे, शिक्षा के पीछे जा रहे हैं। बच्चे सीख लें, नाम बन जाए, पैसे अपने आप आ जाते हैं, और उसके लिए मेरे को उतना चिंता नहीं करना। अभी कोई नया बैच वगैरह स्टार्ट होने वाला है? जी, अभी जैसे कि नया बैच UPSC के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 2024 के लिए, प्लस 11वीं JPSC के लिए भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट हम लोगों ने 69th BPSC के लिए भी नई बैच स्टार्ट करने का प्लान कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन, आपको टीचरिंग लाइन में कैसे आप आए? आपको क्यों लगा कि हाँ टीचर बनना चाहिए? जैसा मैंने कहा मैम कि मेरे घर में शिक्षा का माहौल शुरू से रहा है। मेरे पिताजी खुद फ़िज़िक्स के प्रोफेसर रहे हैं, मेरे चाचा जी अभी दरभंगा कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। तो मुझे लगा कि अगर सक्सेस मैं सक्सेस नहीं कर पाया अपने IAS के इस ड्रीम में, तो कम से कम दूसरों बच्चों को तो गाइड करूं, दूसरे एस्पिरेंट्स को गाइड करूं, ताकि वो मेरी गलतियां ना दोहराएं और अपने जीवन में सक्सेसफुल हों। जो भी अपना सपना देखे हैं वो सक्सेस करें। जैसे मेरे पापा ने, जब मैंने पहली बार अपने पापा को बोला कि पापा मैं सिविल सर्विसेज करना चाहता हूँ, तो मेरे पापा ने मुझे ये बात बताई कि बेटा ज़रूर करो, क्योंकि जब पापा का टाइम था तो वो घर के बड़े बेटे थे, उन पे अलग जिम्मेदारियां थी, वो चाहते हुए भी, जबकि वो भागलपुर यूनिवर्सिटी का टॉपर रहे थे अपने ज़माने में, लेकिन चूँकि पारिवारिक प्रेशर की वजह से उन्होंने उस अपने ड्रीम को परसू नहीं किया, और उन्होंने बोला कि इस बात का मलाल मुझे आज भी है। तो मेरे केस में है कि कम से कम पापा हैं, सपोर्ट में हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि अपने ड्रीम को परसू करो, ताकि जीवन के अंत में तुम्हें कभी ये फील ना हो कि मेरा कुछ चाहत था वो मैंने ट्राई नहीं किया। सक्सेस मिलना ना मिलना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इफ़ यू डोंट ट्राई देन इट विल ऑलवेज कीप ऑन हर्टिंग यू। सो प्लीज़ डोंट हर्ट योर। रिग्रेट नहीं रहना। बिल्कुल। तो आई हैव मेड पीस विथ माई सेल्फ, इवन दो आई हैव नॉट क्वालिफाइड, बट आई हैव मेड पीस विथ माई सेल्फ दैट आई हैव ट्राइड। मैंने कोशिश कर ली, और अब मेरा यही उद्देश्य है कि कम से कम दूसरे बच्चों को सही रास्ते को दिखाऊं, ताकि वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकें, इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, और अपने लाइफ में जो भी करना चाहें वो अच्छे से कर पाएँ। हम एकेडमी में आपको इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि यहाँ राजीव रंजन सर हैं। सर यहाँ एज अ फैकल्टी पढ़ाते हैं, और उनकी अभी एक बुक मेरे हाथ में है, देखिए, और बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही रिसर्च करके इस बुक को सर ने बनाया है। और अभी एक और बुक सर की बस रिसेंटली इसी वीक में आने वाली है। सर बहुत सारे बुक्स के भंडार हैं पूरे मार्केट में, फिर लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सी किताब को पढ़नी है, कैसे दूसरी बुक में ना फंसे? Yes, a very pertinent question.
सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, किसी भी कंपटीशन में क्वालिफाई करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या पढ़ें, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या न पढ़ें। स्पेशली एट द हायर कंपटीशन लेवल, यू नो, दे रिक्वायर अ डिग्री ऑफ वैल्यू सिस्टम। जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होता है, उसकी मान्यताएं होती हैं, उसकी अपने जो है सोचने के तौर तरीके होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सामाजिक चिंतन होती है। जैसे कि टिपिकली मैं बच्चों को समझाता हूँ कि जब यूपीएससी देना है तो अपना दृष्टिकोण जो है राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी रखो, क्योंकि वहाँ पर वो सरकार है। जब जेपीएससी देना है तो अपना दृष्टिकोण जो है सेकुलर रखो और कॉन्स्टिट्यूशनल रखो। तो कहावत है, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, है ना। जब आप रोम में हो तो रोमन्स की तरह आचरण करें। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन कॉम्पिटिशन्स। अब सवाल ये है कि क्या पढ़ा जाए, ये कैसे मालूम हो। तो देखिए, ये जानने के लिए कि क्या न पढ़ा जाए और क्या पढ़ा जाए, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा एक बार। और इतना मैटर है, नेट पर है, किताबों में है, कि पूरी ज़िंदगी, क्या कई ज़िंदगियां बीत जाएंगी और वो पूरा मैटर आप रिसर्च या एक बार देख भी नहीं सकते। तब इसमें फिर एक ही चारा आपके सामने बचता है, एक सीजन्ड फैकल्टी पर, सीजन इंस्टीट्यूट पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। देखिए, गलत डायरेक्शन मिलने से बच्चों का होता क्या है, ना सिर्फ वो एग्ज़ामिनेशन मिस करते हैं, एक बार फेलियर, 2 बार फेलियर, 3 बार फेलियर, उनका हौसला टूटता है। कुछ समय बाद उनके साधन भी सीमित होने लगते हैं, घर से 10 तरह के प्रश्न भी लोग पूछने लगते हैं, उनका हौसला टूटने लगता है, यहाँ तक कि फिर वो नर्वस होने लगते हैं एग्ज़ामिनेशन आने से पहले, एंड दे कैन नॉट गिव देयर लेवल बेस्ट। तो यहाँ पर मेरी गुजारिश बस ये है कि देखिए, एक बड़ा ही सब्जेक्टिव क्लॉज है, लेकिन सब्जेक्टिविटी तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने ट्रांसपेरेंसी के लिए, अपने सिंसेरिटी के लिए एजुकेशन फील्ड में उनकी ख्याति है, साख है, तो इनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और हमारे ख्याल से और कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू हैव फेथ ऑन पीपल। और कौन सी किताब इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए भी कम से कम 10, 5, 20 पन्ना किताब का पढ़ें। अगर यू हैव दैट सेंस, इफ़ यू हैव दैट सेंस ऑफ डिस्क्रिशन, तो मालूम चल जाता है कि इस किताब में क्या है, ये किताब का डायरेक्शन क्या है और दृष्टिकोण क्या है, ठीक है ना। बट कहा जाता है ना कि मैरी इन हेस्ट एंड रिपेंट एट लेजर, जल्दीबाजी में विवाह करो और आराम से पछताओ। तो वो सिंड्रोम एजुकेशन में भी होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले ठोक बजा के देखिए कि क्या यहाँ पर आपको उचित मार्गदर्शन हो पाएगा। दूसरे जो मार्गदर्शक हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा पाएँ। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। एंड लास्टली, यू नो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए, वैसे किसी इंस्टीट्यूट में या टीचर से मत पढ़िए जो कि नेट से बाँचना शुरू कर देता है, किताब बाँचना शुरू कर देता है, पॉकेट से पन्ना निकाल के बाँचना शुरू कर देता है। ये सब कभी भी एक कोहेरेंट पिक्चर सब्जेक्ट का आपको नहीं दे सकते। असली देखिए, टीचिंग वही होता है जो दिमाग में सिंक करे, और दिमाग में तभी सिंक करेगा जबकि परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर इम्प्रॉम्प्टी होगा, कोहेरेंट होगा और स्पॉन्टेनियस होगा, तभी जाके वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आएगा। अंत में करना चाहूँगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया था, एजुकेशन इज़ दैट विच रिमेन्स विथ यू व्हेन यू हैव लेफ्ट स्कूल। शिक्षा वो है जो आपके साथ रहता है जब आपने शिक्षा संस्थान छोड़ दिया है। तो वही शिक्षा कालजीवी होती है जो कि आपके मानस पटल पे अमिट अंकन करे, हाँ, एन इनडेलाइबल इम्प्रिंट ऑन योर मेंटल प्लेट। हाँ जी, तो देखिए, जब आप तैयारी करनी शुरू करते हैं तो उसी वक्त इस एम के साथ तो आपको चलना ही चाहिए कि आपने सोच लिया है तो आप कर ही लेंगे। लेकिन फिर
वो भी बहुत 100% श्योरिटी नहीं रहती है कि एकदम आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जब नहीं मिलती है तो उसके बाद भी हताश ना होते हुए नए विकल्प कैसे तलाशे जाते हैं, उसका उदाहरण है पिंकेश। पिंकेश ने पहले तैयारी की, काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब्स में रहे, उसके बाद ये यूपीएससी इन्होंने क्रैक बस नहीं किया, इंटरव्यू तक तो गए ही थे, लेकिन फिर वहाँ से हताश ना होते हुए इन्होंने अब नया मार्ग दिखाने का सोचा है बच्चों को, ताकि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े, उनको एक सही गाइडलाइंस, कई फैकल्टीज़ हैं आपके साथ जो सही गाइडलाइन जी, तो उनके साथ हाँ हमारे पास जो टीम है उसमें एक्सपीरियंस और यूथ दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा यूथफुल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से चले। तो हमारे पास एक्सपीरियंस्ड भी हैं जिनके पास 20-30 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे फैकल्टीज़ भी हैं, और हमारे जैसे यंग फैकल्टीज़ भी हैं जो इन ट्रेंड, आज के ट्रेंड के हिसाब से आपको तैयार करेंगे। तो किसी भी तरह का दिमाग में प्रेशर ना लेते हुए आपको एकदम इस स्तंभ एकेडमी में आना चाहिए। किसी भी तरह का आपको फाइनेंशियली भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और भी कि जाएंगे क्या होगा नहीं होगा, इन सारे टेंशन को भूलकर आप स्तंभ एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करिए। पहले चीज़ों को समझिए, एक बार इंस्टीट्यूट में विजिट करिए और जानिए कि क्या है, हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। ये तो हो गई बड़ों की बात। छोटे बच्चे जो हैं, जिनके घर वाले देख रहे हैं इसको, वो समझिए कि आपके बच्चों को बहुत छोटे से ही ज़रूरत है तैयारी करवाने की। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भविष्य में एक सिविल सर्विस में तैयारी जॉब करें या नौकरी करें, सरकार की केंद्र सरकार में सेवा दें, तो उनको पहले से ही आपको तैयारी करवानी होगी। इसलिए जब वो छोटे हैं, जब वो 6, 7, 8, 9, 10 तक में हैं, तब तक भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं स्तंभ एकेडमी। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in